अगर तुम पुशअप्स, पुलअप्स, कोर कंट्रोल और स्क्वाट्स को परफेक्टली बिना ज्यादा थके कर पाते हो तो कांग्रेचुलेशंस, अब तुम एलिजिबल हो कैलिस्थेनिक स्किल सीखने के लिए। अगर ये फाउंडेशन स्ट्रांग है तो तुम्हारे लिए स्किल सीखना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इन बेसिक कैलिस्थेनिक में लूज हो तो चाहे कितनी भी स्किल प्रैक्टिस क्यों ना कर लो, तुम उसमें फेल हो ही जाओगे और फिर स्किल्स परफॉर्म करते टाइम तुम्हारा बॉडी कंट्रोल इम्बैलेंस होगा और प्रोग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसीलिए हर एक बिगिनर का पहला स्टेप होता है अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना, मतलब बेसिक कैलिस्थेनिक जिसमें पुश, पुल, कोर और लेग्स को मास्टर करना पड़ता है। जब ये बेस स्ट्रांग हो जाता है तब तुम एडवांस लेवल के वर्कआउट्स को हैंडल कर पाते हो और फिर असली गेम स्टार्ट होता है। कैलिस्थेनिक स्किल्स जिसमें फ्रंट लीवर, प्लैंच और मसल अप जैसी स्किल्स को कॉन्फिडेंटली सीखा जा सकता है। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि तुम्हें कौन बताएगा कि एक बिगिनर से प्रो तक का वर्कआउट प्लान क्या होना चाहिए और जिससे तुम्हारी बॉडी रिकवर और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ेगी। तो डोंट वरी, मैंने वीडियो के एंड में एक बिगिनर टू एडवांस लेवल का वर्कआउट रोड मैप दिया है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि तुम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हो। 5 कैलिस्थेनिक स्किल्स लाइक हैंड स्टैंड, एल सिट, वन आर्म पुशअप, टैक प्लैंच और फ्रॉग हैंड स्टैंड, और कैसे इन सभी स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप मास्टर करनी है। उन सभी टेक्निक्स और प्रोग्रेशंस को फॉलो करके जिससे तुम स्किल्स फास्ट तरीके से सीख पाओगे और कौन सी मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करनी है, वरना बस एक गलती तुम्हारा हाथ पैर तोड़ सकती है। और कुछ ऐसे मिथ्स भी क्लियर करेंगे जिसकी वजह से ना तुम कैलिस्थेनिक कर पा रहे हो और ना ही स्किल सीख पा रहे हो। तो सबसे पहले उन बकवास मिथ्स को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि तुम मुझे हर दिन ऐसे कमेंट्स करते हो कि भाई मैं तो बहुत पतला हूँ, अगर कैलिस्थेनिक करूंगा तो और पतला हो जाऊंगा। तो सुनो, तुम पतले हो या मोटे हो, तुम्हारी एज 12 साल है या 20 साल, चाहे तुम लड़का हो या लड़की, तुम गरीब हो या अमीर, तुम 100% एलिजिबल हो कैलिस्थेनिक करने के लिए। क्योंकि तुम्हारी बॉडी कोई रुकावट नहीं है, वो सिर्फ एक सिस्टम है जो तब तक ग्रो करती रहेगी जब तक तुम उसे पुश करते रहोगे। और जब तुम वर्कआउट्स करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा पूरा माइंड, बॉडी और मसल्स, तुम्हारे स्ट्रेंथ सभी कुछ नेचुरल तरीके से डेवलप होते हैं और तुम्हारी हाइट और पोस्चर दोनों अपने फुल पोटेंशियल तक ग्रो करते हैं। तो हाँ, ये बात अब क्लियर कर लो, अभी तुम जिस भी फेज में हो तुम बिल्कुल कैलिस्थेनिक कर सकते हो। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्किल नंबर 1, हैंड स्टैंड। इस स्किल को सीखने के बाद तुम अपनी बॉडी को हर एक एंगल से कंट्रोल कर पाते हो। जब तुम अपने हाथों पर खड़े होते हो तो तुम्हारी बॉडी सिर्फ उल्टा नहीं होती, तुम्हारा माइंड भी एक काम और फोकस्ड मोड में चला जाता है। हैंड स्टैंड एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें सिखाती है कंट्रोल सिर्फ मसल्स का नहीं, दिमाग का भी होता है। और एक बात और, कोई भी स्किल डायरेक्टली नहीं सीखी जा सकती, हर एक स्किल का अपना फाउंडेशन होता है, एक बेस जिसके बिना तुम उस स्किल को परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। अब हैंड स्टैंड को ही ले लो। जब तुम हैंड स्टैंड परफॉर्म करते हो तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा पूरा बॉडी कंट्रोल तुम्हारे शोल्डर्स, फोरआर्म और ग्रिप के ऊपर ही रहता है। मतलब सिंपल है, अगर ये 3 एरियाज स्ट्रांग नहीं होंगे तो बैलेंस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि हैंड स्टैंड सीखने से पहले तुम्हें कुछ ऐसी वर्कआउट्स आने चाहिए जो तुम्हारे शोल्डर और फोरआर्म स्ट्रेंथ पहले से ही बिल्ड कर सकें। अगर तुम हैंड स्टैंड सीख रहे हो तो तुम्हारी इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए कि तुम अपनी बॉडी वेट को कंट्रोल कर सको। इसके लिए तुमको एटलीस्ट 15 क्लीन पाई पुशअप्स करनी आनी चाहिए। ये काफी इफेक्टिव और जबरदस्त एक्सरसाइज है हैंड स्टैंड सीखने के लिए, और मिनिमम 30 सेकंड्स तक वॉल हैंड स्टैंड होल्ड करना आना चाहिए, तभी तुम्हारे लिए हैंड स्टैंड सीखना काफी इजी हो जाएगा। सो हैंड स्टैंड परफॉर्म करने से पहले तुमको प्रॉपर वार्म अप जरूर कर लेनी है। ये सिर्फ तुम्हें बेटर परफॉर्मेंस ही नहीं देता बल्कि तुम्हें इंजरी फ्री सेफ्टी भी देता है। इस ड्रिल को करने के लिए तुम्हें एक वॉल का सपोर्ट चाहिए होगा, और ध्यान रखना तुम्हारे आसपास कोई टेबल, चेयर या कोई हार्ड चीज ना हो, वरना लैंड करते टाइम चोट भी लग सकती है। आपको जिस टाइप से इस पोजीशन में आओ और दोनों हाथों को ग्राउंड पे रखो और एक लेग को वॉल पर सॉफ्टली किक करके वॉल के ऊपर लेकर जाओ। जब पहला लेग वॉल तक पहुंच जाए तब धीरे से दूसरे लेग को भी वॉल के ऊपर ले जाना। देन कांग्रेचुलेट्स, तुम हैंड स्टैंड पोजीशन में हो। स्टार्टिंग में तुम्हें बस 15 सेकंड्स तक होल्ड करने की कोशिश करनी है, फिर प्रैक्टिस के साथ साथ इस टाइम ड्यूरेशन को भी धीरे धीरे इंक्रीज करते रहना है। और बिगिनर का सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो अगर ये डर तुमने अपने मन से निकाल दिया तो तुम आधा हैंड स्टैंड ऑलरेडी सीख चुके हो। अगले कुछ दिन बाद जब तुम्हारा शोल्डर और कोर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी काफी स्ट्रांग हो जाएगा तब तुमको वॉल सपोर्ट धीरे धीरे छोड़ना होगा। इसके लिए तुम्हें वॉल हैंड स्टैंड पोजीशन में आकर अपने लेग्स को धीरे से वॉल से हटाने की कोशिश करनी है। तुम्हें लगे कि तुम आगे की तरफ गिर रहे हो तो अपने फिंगर से पीछे की तरफ खुद को प्रेस करना, और अगर पीछे की तरफ गिर रहे हो तो अपनी हथेली से आगे की तरफ पुश करो। ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हारा बैलेंस बिल्ड करती है और ये क्लीन हैंड स्टैंड सीखने का रियल सीक्रेट है। अगर तुम पूरे डेडिकेशन के साथ हर दिन प्रैक्टिस करते हो तो सिर्फ
1 मंथ के अंदर तुम नोटिसेबल प्रोग्रेस देख सकते हो। हाँ, जानता हूँ कभी गिरोगे, कभी बैलेंस नहीं होगा, कभी प्रैक्टिस करने का मन भी नहीं करेगा, लेकिन अगर इन एक्सक्यूजेस को इग्नोर करके कंसिस्टेंट रहे तो अगर तुम भी जानते हो जो भी होगा गेम चेंजर ही होगा। और जब तुम पब्लिक प्लेस में कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करोगे तो वो फीलिंग, वो साइलेंस, कॉन्फिडेंट तुम्हें अंदर से चेंज करने लगेगा। हैंड स्टैंड सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक जरिया है लोगों के सामने अपना ऑरा क्रिएट करने का। स्किल नंबर 2, एल सिट। ये स्किल जितना दिखने में इजी लग रही है उतनी ही है नहीं। इसको परफॉर्म करते टाइम तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ, शोल्डर कंट्रोल और हिप पावर ऑलरेडी बिल्डअप होनी चाहिए। एल सिट को करने से पहले तुमको उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिसमें तुमको 1 मिनट तक प्लैंक और 15 लेग रेजेज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा कोर स्ट्रांग नहीं होगा तो तुम एल सिट को परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। और दूसरा, टैक प्लैंच होल्ड। ये एल सिट सीखने का सबसे आसान तरीका है। स्टार्टिंग में तुमको इसी की प्रैक्टिस करनी है और थोड़ी लेग फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेज भी कर लेना ताकि तुम्हारे लेग्स इजीली एल सिट परफॉर्म करते टाइम ऊपर लिफ्ट हो सकें। तो अब एल सिट स्किल सीखने के लिए अगर तुम्हारे पास पैरेलल्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम इसकी जगह बुक्स या फिर ईंट का भी यूज कर सकते हो। तो इसको परफॉर्म करने के लिए तुम्हारे लेग्स एकदम इस तरह से स्ट्रेट होने चाहिए और तुम्हारे हाथ हिप्स के पास बुक या फिर ईंट पर रखे होने चाहिए। ऑल राइट, अब अपने फॉर्म पर फोकस करते हुए अपने शोल्डर को नीचे की ओर झुकाए रखना है और बैक पीछे की ओर झुका हुआ होना चाहिए और तुम्हारा कोर टाइट होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोड तुम्हारे कोर पर ही आने वाला है। तो अब इस तरह से थोड़ा पीछे की ओर धीरे से जाना है और अपने लेग्स को ऊपर लिफ्ट करने का ट्राई करना है। ये स्टार्टिंग में तो इतना परफेक्टली नहीं होगा, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के साथ साथ ये इजी लगने लगेगा। जब तुम इसको एटलीस्ट 5 to 10 सेकंड्स तक करने लग जाओ तो मान लो तुम इसको सीख चुके हो। और अगर तुमसे इसके बाद भी एल सिट परफॉर्म नहीं हो रहा है तो अब तुमको वॉल का सपोर्ट लेना पड़ेगा। सिंपली एल सिट पोजीशन में आओ और अपने लेग्स को वॉल पर इस तरह से चिपका कर रखो और खुद को होल्ड करो। देन कुछ ही दिनों में सीखने लगोगे। स्किल नंबर 3, 1 आर्म पुशअप। 1 आर्म पुशअप सीखने से पहले तुम्हें इसकी फॉर्म और बॉडी पोजीशनिंग को समझना होगा, क्योंकि जब तुम 1 आर्म पुशअप करते हो तो तुम्हारे शरीर का लगभग पूरा बॉडी वेट सिर्फ एक आर्म पर रहता है, जिसकी वजह से इसमें सबसे ज्यादा कोर शामिल होता है। इसलिए इस स्किल के लिए एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कोर होना बिल्कुल जरूरी है। अगर तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ पहले से अच्छी है तो तुम्हें इस स्किल को मास्टर करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जब तुम 1 आर्म पुशअप करते हो तो अपने पैरों को नॉर्मल पुशअप की तुलना में थोड़ा ज्यादा वाइड रखना होता है। यह अतिरिक्त विड्थ तुम्हें स्टेबिलिटी और बैलेंस दोनों देती है। साथ ही जिस हाथ से तुम पुशअप लगा रहे हो उसे नॉर्मल पुशअप की तुलना में थोड़ा आगे रखना चाहिए, ताकि जब तुम नीचे जाओ तो तुम्हारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास सही तरह से बैलेंस में रहे। अब बात करते हैं इसकी प्रोग्रेशंस की, क्योंकि सीधे 1 आर्म पुशअप अटेम्प्ट करना सुरक्षित नहीं है। अगर तुम इसे पहली बार ट्राई करोगे तो हो सकता है तुम्हें एल्बो में हल्का पेन या स्ट्रेन महसूस हो। यह बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए 1 आर्म पुशअप पर शिफ्ट होने से पहले तुम्हें आर्चर पुश अप्स को मास्टर करना चाहिए। आर्चर पुशअप एक परफेक्ट वे है 1 आर्म पुशअप पर शिफ्ट करने का, जो तुम्हारे एल्बोज और स्टेबलाइजर्स को इस स्किल के लिए प्रिपेयर करता है। मेरी मानो तो 3-4 दिन तक सिर्फ आर्चर पुश अप्स पर ही फोकस करो, ताकि तुम्हारा बॉडी पैटर्न और कंट्रोल दोनों डेवलप हो जाए। अगर तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रेंथ अच्छी है तो सिर्फ कुछ ही दिनों में तुम अपना पहला क्लीन 1 आर्म पुशअप कर पाओगे। अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो अगर तुम 30 क्लीन पुशअप्स कर सकते हो और 1 मिनट तक प्लैंक आराम से होल्ड कर सकते हो तो तुम इस स्किल को सीखने के लिए रेडी हो। ये दोनों ड्रिल्स तुम्हारी कोर और अपर बॉडी स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि तुम 1 आर्म पुशअप का प्रेशर आसानी से हैंडल कर पाते हो। जब तक तुम 10 क्लीन आर्चर पुशअप्स नहीं कर पाते तब तक सीधे 1 आर्म पुशअप पर शिफ्ट मत करना, वरना इम्बैलेंस और एल्बो इंजरी भी हो सकती है। स्किल नंबर 4, एल्बो टक प्लांज। इस स्किल को सीखने से पहले एक बात समझ लो, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी फॉर्म और बैलेंस मेंटेनेंस। अगर तुम सही तरीके से 10 पुशअप्स भी कर लेते हो तो मजाक से हटकर तुम इस स्किल को सीख सकते हो। यह देखने में हार्ड लगती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ इसे जल्दी सीखा जा सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा कोर स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन असल में यहाँ तुम्हें अपने बॉडी बैलेंस को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, क्योंकि टक प्लांज करते समय तुम्हारे शरीर का पूरा वेट तुम्हारे एल्बोज और फोरआर्म्स पर आता है। एल्बो टक प्लांज सीखने से पहले इसकी प्रोग्रेशन समझ लेते हैं। स्टेप 1, तुम्हें कम से कम 1 मिनट प्लैंक होल्ड करना आना चाहिए। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो यह बहुत अच्छी बात है। स्टेप 2, अब इसी प्लैंक को थोड़ा एडवांस लेवल पर ट्राई करो। प्लैंक पोजीशन में आकर अपने लेग्स को वॉल से लगाकर होल्ड करो। इससे तुम प्लांज पोजीशन में स्टेबल रहना सीख
जाओगे। स्टेप 3, रिस्ट वार्म अप सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस स्किल में सबसे ज्यादा प्रेशर तुम्हारी रिस्ट्स पर आता है। इसलिए प्रैक्टिस शुरू करने से पहले 1-2 मिनट्स तक अपनी रिस्ट्स की रोटेशन और स्ट्रेचिंग जरूर कर लो। अब बात करते हैं फॉर्म और प्रैक्टिस की। इसमें अपने हाथों को ग्राउंड पर साइड बाय साइड या थोड़ा आउटवर्ड रोटेट करके रखो। जिस पोजीशन में तुम कंफर्टेबल हो उसी में रहो। अगर तुम इसे बिल्कुल बिगिनर लेवल से सीख रहे हो तो बेहतर होगा कि वॉल सपोर्ट के साथ शुरुआत करो। इससे यह तुम्हारे लिए आसान रहेगा और तुम जल्दी एल्बो टक प्लांज पर शिफ्ट हो पाओगे। इस पोजीशन को कम से कम 15 सेकंड्स तक होल्ड करने की कोशिश करो। अगर उससे ज्यादा कर पा रहे हो तो और भी अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपनी लेग्स को एक एक करके ऊपर उठाकर प्रैक्टिस करो। इससे टक प्लांज करते समय बैलेंस बनाना आसान होगा और तुम अपने शरीर को बेहतर कंट्रोल कर पाओगे। आखिर में टक प्लांज की प्रैक्टिस शुरू करो। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं पहले उन्हें अच्छी तरह सीखो, फिर इस स्किल की प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारी फॉर्म, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो अगले 20 डेज के अंदर तुम इसे परफॉर्म करने लगोगे। स्किल नंबर 5, फ्रॉग स्टैंड। फ्रॉग स्टैंड एक ऐसी स्किल है जिसमें तुम अपने शरीर का बैलेंस अपने आर्म्स और कोर के कंट्रोल से बनाए रखते हो। इसे सीखने से पहले इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जान लेते हैं। क्योंकि फ्रॉग स्टैंड में तुम्हारा कोर एंगेज्ड रहता है, इसलिए प्लैंक होल्ड इसकी सबसे अच्छी फाउंडेशन है। अगर तुम 30 सेकंड्स तक प्लैंक होल्ड कर सकते हो तो तुम्हारी फाउंडेशन लगभग रेडी है। दूसरी रिक्वायरमेंट है पाइक होल्ड। इसमें तुम्हें पाइक पुश अप्स नहीं करनी है, सिर्फ पाइक पोजीशन में होल्ड करना है। अगर तुम इस पोजीशन को 30 सेकंड्स तक आराम से होल्ड कर सकते हो तो कांग्रेचुलेशंस, तुम आसानी से 15 सेकंड्स तक फ्रॉग स्टैंड कर सकते हो। इस स्किल में तुम्हें अपने शरीर को हवा में बैलेंस करना होता है और अपने एल्बोज को लॉक करके रखना होता है ताकि तुम्हारा बॉडी वेट बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यह एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बन जाता है जिससे तुम अपना बैलेंस नहीं खोते और इस स्किल को बहुत स्मूथली परफॉर्म कर पाते हो। इस स्किल में तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और बॉडी कोऑर्डिनेशन तीनों एक साथ काम करते हैं। शुरुआत में तुम थोड़ा गिरोगे और बैलेंस बनाना मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा रिस्ट और कोर कंट्रोल बेहतर होगा वैसे वैसे तुम्हारा होल्ड टाइम भी बढ़ता जाएगा। फ्रॉग स्टैंड उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना देखने में लगता है। अगर तुम रोज सिर्फ 15-20 मिनट्स लगातार प्रैक्टिस करते हो तो 10 डेज से भी कम समय में इसे सीख सकते हो। अब तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर तुम्हें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए और क्या ये सभी स्किल्स एक साथ सीखनी है या एक एक करके। देखो, कैलिस्थेनिक स्किल्स एक मजबूत फाउंडेशन से जुड़ी होती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें एक स्किल पूरी तरह मास्टर करने के बाद ही दूसरी स्किल पर शिफ्ट होना है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि तुम सभी स्किल्स एक साथ सीखना शुरू कर दो। तुम्हें एक स्मार्ट बैलेंस बनाकर चलना होगा जिसमें तुम एक मेन स्किल पर फोकस करो और साथ ही 2-3 सपोर्टिव स्किल्स को भी मेंटेन रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम हैंडस्टैंड सीख रहे हो तो उसके साथ शोल्डर स्ट्रेंथ, कोर बैलेंस और रिस्ट मोबिलिटी ड्रिल्स की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही सपोर्टिव एक्सरसाइजेस तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाती है। मैंने जो स्किल्स बताई है उनमें से कुछ तुम 15 डेज में मास्टर कर लोगे और कुछ को सीखने में 2-3 मंथ्स भी लग सकते हैं। यह पूरी तरह तुम्हारी कंसिस्टेंसी और स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। इसलिए जो स्किल तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो फिलहाल उसी पर फोकस करो। अब सवाल आता है कि हफ्ते में कितनी बार प्रैक्टिस करनी चाहिए और कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट के साथ स्किल प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। अगर तुम जिम जाते हो तब भी इन स्किल्स को कैसे सीख सकते हो। देखो, स्किल ट्रेनिंग एक नॉर्मल वर्कआउट जैसी नहीं होती। यहाँ वॉल्यूम से ज्यादा कंसिस्टेंसी और कंट्रोल मायने रखते हैं। मेरी मानो तो तुम्हें हफ्ते में सिर्फ 3-4 डेज ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर इसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में समझाऊं तो सुबह तुम्हें स्किल प्रैक्टिस करनी चाहिए और शाम 6 से 8 बजे के बीच जिम या कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट कर सकते हो। इस तरह तुम दोनों चीजों को एक साथ मेंटेन भी कर पाओगे, स्किल भी सीखोगे, स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी और तुम्हारी बॉडी भी लगातार बनती रहेगी।